हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे कर रहे होंगे और हमारा जो सारा प्रैक्टिस का वीडियो है ना वो आप लोग काफी अच्छे से जो है ना उसको फॉलो कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ डेली डोज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ना DD24 आई थिंक ये हमारा सेशन है। ये हम लोग जो है ना इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हमारे यूजुअली जैसे होते हैं वैसे 25 नंबर सब क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग इसको कैसे ना बहुत ही अच्छे तरीके से डील करेंगे। चलो हम अपना सेशन जो है ना उसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये जो हमारा आज का सेशन है ना वो देखो, वो यहाँ पे दिख रहा होगा DD24। तो ये हमारा डेली डे सेशन 24 सेशन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। व्हाट इज दिस सर्किट, मतलब ये सर्किट जो है ना हमारा वो क्या है। तो ये सर्किट हमारा क्या है, तो वो हम लोग ना इसके बारे में चेक करेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, तो आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, जब हमारा यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के रिएक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, X = 1/ओमेगा C। अब देखो मैं बताता हूँ, जब ओमेगा = 0 है तो XC कितना होगा बताओ। XC होगा 1/0, यानी कि XC कितना होगा। XC होगा हमारा इन्फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब XC जो है ना ये हमारा क्या कैपेसिटिव इम्पीडेंस है। XC हमारा क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है ना, अगर वो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा ओपन सर्किट है, कैपेसिटर ओपन। वहीं पे देखो, जब हम ओमेगा = इनफाइनाइट की बात कर ले तो उस कंडीशन हमारा एक्सी कितना हो जाएगा बताओ, 1/इनफाइनाइट, यानी कि ये हो जाएगा 0। और जब हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 है तो इसका कहने का मतलब क्या कि हमारा ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। सिंपल सी बात है। तो हमारा जो सर्किट है ना इसको हम लोग पहले ओमेगा = 0 पे हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो ओमेगा = 0 पे हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो सोर्स है वो रहेगा। और ओमेगा = 0 पे देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट। तो हम इसको कर देंगे ओपन, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। और इसके थ्रू जो है ना हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे देखो आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है ना वो कितना 0 एम्पियर फ्लो होगा। ओपन सर्किट ओपन लूप में ना करंट फ्लो जो होता है वो 0 एम्पियर होता है। तो हमारा आउटपुट वहाँ पे हो गया 0 वोल्ट, यानी कि आप लोग यहाँ बोल सकते हो आउटपुट हमारा कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो है ना हमारा स्टॉप बैंड है, यहाँ पे हमारा कोई भी आउटपुट पास नहीं कर रहा है ओमेगा = 0 पे। अब हम देखेंगे ओमेगा = पे। तो ओमेगा = पे देखो, जब ये ओमेगा = है तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ से वी आउट। तो यहाँ पे आप लोगों को वी आउट दिखेगा कि ये जो है ना हमारा कितना आ रहा है, वो वी इन के बराबर ही आ जाएगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट हो गया ना तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये जितना वी है वो वी जो है ना सेम इसके अक्रॉस में है। यानी कि इनपुट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग आउटपुट कुछ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ना वो पास कर है, ये हो गया हमारा पास पास कर। तो बताओ इसका जो है हम लोग ग्राफ बना लेंगे। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये है ओमेगा। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 है उस कंडीशन में क्या हो, ये भी 0 है। जैसे ही ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज यानी कि इनफाइनाइट की तरफ कर रहा है तो ये हमारा क्या होता है, धीरे धीरे ये हमारा इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पे कहीं पे ओमेगा = पे जो है ये हमारा वी आउट जो है वो किसके बराबर हो जाता है, इनपुट वोल्टेज के बराबर। तो ये यानी कि ये जो है हमारा, ये हमारा स्टॉप बैंड है और ये हमारा जो है ना वो पास बैंड है। तो बताइए ये कौन सा फिल्टर है। ये हमारा हाई पास फिल्टर है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बताया, इससे पहले जो मैंने बताया था ना वो आप लोग को ऐसे बताया था कि हम लोग इसका वो इस सर्किट को जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ला के उसके बाद उसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे बताया कि आप लोग डायरेक्टली कैसे सोल्व कर सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को एग्जाम में पूछे तो आप लोग यहाँ पे ये वाला अप्रोच अपनाना। लेकिन अगर आप लोगों को कहीं कॉम्प्रिहेंसिव में एग्जाम देना है तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके करना। अगर कहीं पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है यहाँ पे आपको सोल्व करना है, जैसे एसएससी हम लोगों को सोल्व करना पड़ता है, तो वहां पे वो वाला अप्रोच बनाना। यहाँ पे आप लोगों को जल्दी चाहिए आंसर, तो ये वाला अप्रोच काफी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर। मुझे बताओ C = क्या होता है कैपेसिटेंस का। C = होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी, जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट
परमिटिविटी। 1 मिनट का स्कोर है। तो हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे थे। तो ई नोट जो होता है ना वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, तो जिसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है कितनी, 8.85 गुना 10⁻12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। हाँ। और ये जो हमारा एप्सिलॉन आर है वो हमारा होता है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका वैल्यू ना हमारे जो जो भी हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है। और ये जो है ना हमारा वो है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और हमारा जी है ना वो क्या है, स्पेसिंग है। दो इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना स्पेस है वो स्पेसिंग बताता है ये। तो ये हमारा स्पेसिंग है। तो यहाँ से आप लोगों को दिखेगा कि हमारा जो कैपेसिटेंस है ना वो इन इन चीजों पे जो है ना, चार पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको ध्यान में रखना है। ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है, इस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और हमारा दोनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के जो है वो स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। तो बताओ, प्लेट के एरिया पे डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा ओमेगा हो गया, प्लेट एरिया जो है वो ए यहाँ पे, और हमारा एंड प्लेट सेपरेशन जो है ना वो ये दोनों प्लेट के बीच का कितना सेपरेशन है। देखो यहाँ पे कैपेसिटर क्या होता है, ये एक दो इलेक्ट्रोड होता है, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हमारा एयर भी एक इंसुलेटर है, तो हमारा एयर भी इंसुलेटर हो सकता है इसमें। तो हमारा डी जो है ना इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज इन द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे देखो 40 वोल्ट आरएमएस है, और यहाँ पे जो आउटपुट में ऑप्शन देखोगे आप वो आरएमएस में ही दिया है। तो देखो हमारा ये 3:1 दिया है, 3:1 का कहने का मतलब क्या, कि अगर वोल्टेज 3 है तो उसको कितना कर दे रहा है, एक कर दे रहा है। अगर वोल्टेज 3 है तो एक कर दे रहा है, तो अगर 40 है तो कितना कर देगा, तो फिर 3 है एक कर दे रहा है, यानी कि डिवाइड कर दे रहा है 3 से। 40 है तो यहाँ पे वोल्टेज कर देगा वो 40/3 कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13.33 वोल्ट। सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, जो कि बहुत सिंपल है, ये थोड़े छोटे से बच्चे को भी समझा दोगे ना। देखो मैं एक बार और बताता हूँ कि यहाँ पे 3 था, 3:1 के कहने का मतलब ये हुआ कि टर्न रेशियो इस साइड 3 है, इस साइड 1 है, और टर्न रेशियो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। यानी कि यहाँ पे 3 वोल्टेज है तो उसको 1 वोल्टेज कर दिया, कैसे किया, 3 से डिवाइड करके। तो अगर यहाँ पे 40 वोल्टेज है तो यहाँ पे कितना होगा, तो 40/3 कर देंगे, 7 13.33। अगर यहाँ नहीं आता तो टर्न रेशियो का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है, V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1। ये याद रखो और हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग को V1 दिया हुआ है, अच्छा प्राइमरी का वोल्टेज वो दिया है 40, और हम लोग को V2 जो है ना वो पूछ रहा है, इक्वल टू N1/N2 कितना है, 3:1। यहाँ से V2 कितना हो जाएगा, 40/3। तो ये समझ में आया होगा तुमको, लेकिन सिंपल से अप्रोच बताए वो समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। ये वाला सिंपल वाला नहीं आया होगा। चलो। व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन द प्राइमरी। तो ये जो हमारा यहाँ पे टर्न रेशियो 1:5 दिख रहा होगा, तो 1:5 टर्न रेशियो का क्या मतलब है, कि अगर हमारा वोल्टेज यहाँ पे 1 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, यानी कि यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना वोल्टेज यहाँ पे हमारा इंड्यूस होगा, 250 वोल्टेज। क्यों, 50 × 5 250 वोल्टेज। इसमें करंट कितना हो जाएगा ये बता दो, यानी कि I2, ये सेकेंडरी का करंट है इसलिए I2 वो हो जाएगा हमारा 250 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, जो हमारा है वो, यानी कि 250 मिली एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा। अब अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि N1/N2 जो है वो इक्वल होता है किसके, I2/I1 के। तो यहाँ पे N1/N2 कितना दिया है, 1:5 इक्वल टू I2/I1। I2 कितना है, 250 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय I1। तो यहाँ से अगर I1 देखें हम लोग, I1 कितना निकल गया, 250 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये हो गया हमारा 125 जीरो मिली एम्पियर।
ये इतना हमारा हो गया I1। तो हमारे पास यहाँ पे I1 निकल के आ गया है। तो हमारा पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर पावर डिसिपेशन इन द प्राइमरी। तो प्राइमरी में पावर डिसिपेशन क्या होगा? प्राइम पावर डिसिपेशन P1 बोलता हूँ, प्राइमरी है ना, प्राइमरी साइड को 1। तो प्राइमरी में पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा हमारा? तो V1 मल्टीप्लाइड बाय I1। V1 कितना है? 50 मल्टीप्लाइड बाय I1 कितना हमने कैलकुलेट किया है। तो देखो ये मिली एम्पियर में, अगर इसको एम्पियर में कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 1.25 एम्पियर हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। तो इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 और 2, 12 5 जा 60 और प्लस 2 62, 62.5 वाट जो है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा डी जो है ना, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। और यहीं पे आप लोगों का, मैं इसी क्वेश्चन में जो है ना, आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि आप लोगों को निकालना है, यहाँ पे पावर डिसिपेशन एक प्राइमरी बोल रहा है ना, आप लोगों को निकालना है क्या? पावर डिसिपेशन एट सेकेंडरी साइड। ये आप लोगों को कितना आ रहा है ना, आप लोग बताओ कमेंट में। व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन द रजिस्टर? तो देखो रजिस्टर यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 18 वोल्ट है। ये प्लस है, ये माइनस है। ये 18 वोल्ट का है, तो इसके अक्रॉस भी कितना 18 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ भी 18 वोल्ट का है, यानी कि यहाँ पे P इक्वल टू कितना हो जाएगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। वोल्टेज कितना है रजिस्टर के क्रॉस? 18, 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई R कितना है हमारा? 300। यानी कि ये हमारा हो जाएगा, 3 से काट दो तो हो जाएगा यहाँ पे 6, 18 6 108, और 108 है, और 2 के बाद जो है ना, ये 1.08 है। 1.08 वाट जो है ना, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी हो गया। तो यहाँ पे ना मैं आप लोग को, इसमें जो 300 ओम में पावर डिसिपेशन पूछ रहा था, मैं एक और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ कि ये सेम जो है ना, आप लोगों का ये 18 वाट का है। जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दे हम लोग 500 ओम का, और यहाँ पे 300 ओम का है ही, तो अब मुझे बताओ, इस 300 ओम के अक्रॉस जो है ना, ये जो 300 ओम है, इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन कितना होगा? ये कमेंट में आंसर बताओ। देखो 116 में देखो क्या है। एग्जाम्पल ऑफ अ सिलिकॉन इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज जर्मेनियम 0.2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें याद भी होता है ना वैसे, मैंने बहुत बार बता रखा है। यहाँ पे देखो, हम लोग देख लेते हैं 0 केल्विन पे, हम लोग देखेंगे 300 केल्विन पे। मैं बहुत बार लिख के आया हूँ, फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना, आप लोग के जहन में आ जाना चाहिए ये बात है। तो सिलिकॉन का 0 केल्विन पे जो होता है ना बैंड गैप, वो कितना होता है? वो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वहीं पे अगर 300 केल्विन पे हो जाता है हमारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पे अगर हम लोग जर्मेनियम की बात कर ले, तो हमारा जर्मेनियम का होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 पे होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं पे अगर हम लोग गैलियम आर्सेनाइड की बात कर ले, तो होता है हमारा 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा 300 का होता है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होता है हमारा एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, मतलब 0 केल्विन पे ये हमारा इजी है एनर्जी बैंड गैप। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा सिलिकॉन का जो है ना, वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि ये वाला देखो, ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमारा जर्मेनियम का जो है ना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो दिया है, मैं वैसे भी पता रहता है। देयरफॉर इट कैन कंक्लूड दैट, मतलब इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इससे हम लोग तो ये एक्चुअली कंक्लूड कर सकते हैं, 0 केल्विन से 300 केल्विन पे गए तो हमारा एनर्जी बैंड गैप जो है ना, वो क्या हो गया? वो हमारा डिक्रीज हो गया। पहले 1.21 था, 1.1 हो गया। पहले 0.75 था, वो 0.72 हो गया। यानी कि हम लोग 0 केल्विन से 300 केल्विन पे जाते हैं तो एनर्जी बैंड गैप जो है, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज होगा, यानी कि हमारा क्या है? कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तभी तो उसका एनर्जी बैंड गैप कम हो रहा है। यानी कि पहले हम लोगों को 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इतना एनर्जी की जरूरत होती थी
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही जरूरत है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पढ़ो, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड इन सिलिकॉन देन जर्मेनियम। देखो अगर हमारा कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है ना वो जनरेट होता है। यानी कि हमारा जो सिग्मा देखो कंडक्टिविटी एन जो है वो क्या होता है, एन इंटू क्यू इंटू म्यू प्लस पी इंटू क्यू इंटू म्यू। तो यहाँ पे चलो म्यू पी डाल देता हूँ, म्यू एन डाल देता हूँ। तो एन क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन है, और पी क्या है हमारा, पी है हमारा होल है। तो यहाँ पे अगर हमारा एन भी बढ़ेगा और पी भी बढ़ेगा तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि अगर हम लोग 0 से 300 केल्विन पे आ रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी है 1.1 वोल्ट है, और कंडक्टिविटी नहीं सॉरी बैंड गैप 1.1, इसका 0.72, यानी कि हमारा जो है ना बैंड गैप कम किस में है, तो 0.72 वाला कम है। यानी कि जर्मेनियम का जो है ना वो कम है एनर्जी बैंड गैप एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। यानी कि जर्मेनियम का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। यानी कि जर्मेनियम में जो है ना हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो ज्यादा जनरेट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो यहाँ पे देखो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड इन सिलिकॉन। सही बात है, सिलिकॉन में हमारा लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है देन द जर्मेनियम एट अ रूम टेम्परेचर। तो हमारा ये जो बी नंबर है ना वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो लेस देन है ना ये होल पेयर नहीं है भाई, ये तो मैं इजी का बताया, यानी कि एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप कम होने का मतलब यही है कि जिसका एनर्जी बैंड कम होगा वो ज्यादा कंडक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ना सिलिकॉन में देखो को बोल रहा है कि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो हमारा सिलिकॉन में ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, तभी हमारा सिलिकॉन जो है ना वो ज्यादा ठोस, वो जो है ना कम कंडक्टिविटी है, जर्मेनियम में हमारा ज्यादा कंडक्टिविटी है। आई होप आप लोगों को ये ना काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ अ माइनॉरिटी कैरियर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम। तो अंडर इक्विलिब्रियम पे हमारा जो होता है ना वो होता है एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये हमारा जो होता है ना मास एक्शन लॉ, जो कि डिफाइंड होता है इक्विलिब्रियम पे। तो बोल रहा है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो वो क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर तुम एन टाइप की बात करो तो एन टाइप में हमारा माइनॉरिटी कैरियर पूछ रहा है, तो एन टाइप में हमारा माइनॉरिटी होल होता है। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर अपॉन एन। अगर वही हम लोग पी टाइप की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पी टाइप में एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन पी। तो ये हमारा माइनॉरिटी का हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर अपॉन एन डी के। एन डी क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन, और ये होता है हमारे केस में एन स्क्वायर अपॉन एन ए के। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है जैसे एन टाइप की डोपिंग कर दोगे तो डोपिंग करने से हमारा वो जो एक एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर होता है ना वो बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे ना हमारा एन जो होता है एन टाइप में एन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली एन डी के बराबर हो जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा जो है ना हमारे डोपेंट आ जाते हैं इसमें। डोपेंट आ जाने का मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं जिसको हम लोग एन डी से कनेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है एन टाइप में देखो या पी टाइप में देखो, ये एनडी पे डिपेंड कर रहा है या फिर एनए पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। तो हमारा एन टाइप में डोपिंग कंसंट्रेशन कौन सा है, एनडी है, और यहाँ पे पी टाइप में एनए है। तो हमारे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा मैग्नेटिक कैरियर जो है वो एनडी पे, एनडी और एनए है दोनों पे डिपेंड कर रहा है, जो कि डोपिंग कंसंट्रेशन है। द मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज रेंज ऑफ अ फ्यू। तो देखो पहले मीन लाइफ टाइम क्या होता है कि हमारा जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन होता है वो हमेशा होता है किधर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और सर ये क्या है, तो ये देखो ये क्या बता रहा है कि जैसे हमारा ये जो है ना ये हमारा सबका जो है वो टैंक है, इसमें पानी भरा है। अगर टैंक के ऊपर में तुम यहाँ पे नल लगा दोगे अपना तो इधर से पानी निकलेगा क्या, इधर से पानी निकलेगा क्या बताओ। बोलेगा नहीं सर इधर से थोड़ी पानी निकलेगा, आप भी जो है ना कठिया गए हैं क्या, इधर से कभी पानी जो है ना वो नहीं निकलेगा। वो क्यों नहीं निकलेगा, तो ये जो आप ऊपर लगा दिए
इसी को आप लोग क्या करो, इसी को जो है ना नल को आप लोग नीचे लगाओ, तब यहाँ से जो है ना ऑब्वियसली पानी क्या होगा, निकलेगा। तो मैं भी बोलूंगा कि हाँ सही बोला तुमने, अब यहाँ से जो है ना पानी निकलेगा नल से काफी अच्छे से। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो भी वाटर है ना वो क्या हो रहा है, वो हायर कंसंट्रेशन से, वो हायर से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ रहा है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन होता है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आता है। तो जितना टाइम लगता है उस कैरियर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आने में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मीन लाइफ टाइम। तो मीन लाइफ टाइम जो होता है वो हमेशा बहुत ही कम होता है, जो कि नैनो सेकेंड में होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप लोगों को पता होगा कि सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर तो क्या होता है, वो एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो रेजिस्टिविटी होता है ना वो डिक्रीज होता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे ही हम लोग जो ये पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना सेमीकंडक्टर में, हमारी रेजिस्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज होती है, और जैसे ही हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो हमारी क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे अगर अगर हम लोग बात कर ले, ये सेमीकंडक्टर है, हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर का। तो कंडक्टर जो होते हैं ना वो सारे जो होते हैं वो पीटी होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो होता है रेजिस्टिविटी वो भी बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है ना डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे जो होता है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो वाइब्रेट करने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा कंडक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है इसमें। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मनी में 32, लोगों को पता है जर्मनी का कितना है, 32। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें या हिंदी में, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो 2, 8, 18, 4। देखो ये ऐड करके ये हमारा 32 आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है 32। हमारा आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। वो तो 4 इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही पता होता है कि हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ना वो सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे ये बताओ कि हमारा कार्बन है, कार्बन का अगर देखें एटॉमिक नंबर तो वो 6 होता है, जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो वो होता है 2 into 4। तो इसके भी अगर एटॉमिक नंबर में देखें तो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये सेमीकंडक्टर है या नहीं वो आप लोग कमेंट करके बताना है, ये सेमीकंडक्टर है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। एफईटी जो है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो क्या है, एफईटी में हमारा जो होता है ना वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, और वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस में वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है ना वेरी लो होता है। ये गलत हो गया। हाई वोल्टेज इमिटर जंक्शन, ये क्या, हाई वोल्टेज इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइसेप पीएन जंक्शन। तो एफईटी के बारे में पूछ रहा है, इसका एक कंडीशन ट्रू है, वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस, तो हमारा फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस जो है ना वो माउस है, क्योंकि माउस पर जो है ना वो एक है मेजोरिटी कैरियर डिवाइस होता है, यानी कि यहाँ पे माइनॉरिटी जो है ना वो नहीं देखे जाते हैं। तो हमारा माइनॉरिटी का जो स्टोरेज टाइम होता है ना वो हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मॉसफेट जो होता है वो फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस के अंडर में आता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन, तो वो डिप्लीशन मोड में ही ऑपरेट करता है, यहाँ पे इनहांसमेंट मोड नहीं होता है। अगर हमारा जो मॉसफेट होता है ना वो डिप्लीशन और इनहांसमेंट दोनों मोड में ऑपरेट करता है। तो हमारा मॉसफेट जो है एक, वो डिप्लीशन मोड में भी होता है और इनहांसमेंट मोड में भी होता है। देखो डिप्लीशन मोड इनहांसमेंट मोड की बात करें हम लोग, तो डिप्लीशन मोड में जो होता है चैनल ऑलरेडी फॉर्म होते हैं, यहाँ पे जो चैनल होता है ना ऑलरेडी फॉर्म होता है। इनहांसमेंट मोड में पहले चैनल फॉर्म होता है, उसके बाद वहां पे चार्ज कैरियर जो है ना उस चैनल के थ्रू मूव करते हैं। तो हमारा जेफेट जो होता है ना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यहाँ पे डिप्लीशन मोड जो रहता है ना वो ऑलरेडी, डिप्लीशन मोड जो रहता है ना उसी में उसको हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। बस उस चैनल के थ्रू हमें मेजोरिटी कैरियर जो है उनको पास कराना होता है, जिससे हमारा करंट डेवलप होता है। तो ये जो है हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट, वो सिर्फ डिप्लीशन मोड में काम करता है, जबकि हमारा मॉसफेट डिप्लीशन और एनहांसमेंट दोनों मोड में काम करता है। When transistor are used in digital circuit,
इट यूजुअली ऑपरेट। देखो जब भी आप लोग डिजिटल की बात कर लो, तो डिजिटल में हम लोग दो ही चीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीरो की और वन की। तो जीरो क्या है? जीरो लो है। और वन क्या है? वन जो है वो हाई है। तो लो मतलब हो गया, हाई मतलब हो गया, हाई मतलब हमारा हो गया सेचुरेशन, और लो मतलब हो गया हमारा कट ऑफ। तो हमारा डिजिटल में ट्रांजिस्टर जो है ना, वो आइदर सेचुरेशन या आइदर कट ऑफ में रहता है, हमारा एक्टिव में नहीं रहता है। एक्टिव रीजन जो है ना, ये हमारा होता है एम्पलीफायर में है। अगर एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है इसको, तो वो हमारा एक्टिव रीजन में, सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में हमारा। डिजिटल में जो है ना, सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ही। डिजिटल एलईडी फैब्रिकेट फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट एमिट रेडिएशन। तो देखो, अगर गैलियम आर्सेनाइड है ना, तो वो इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे जो है वो एमिट करता है। अगर वहीं पे अगर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट लगा दो, तो ये जो होता है ना हमारा विजिबल, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट या गैलियम फॉस गैलियम फॉस्फेट या गैलियम नाइट्रेट, ये सारे जो होते हैं ना, वो हमारा विजिबल लाइट जो है ना, वो यहाँ पे देता है। अगर वहीं पे हम लोग बात कर ले यूवी का, तो ये होता है एल्युमिनियम गैलियम नाइट्रेट। ये जो होता है ना, ये हमारा यूवी रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन। इसको जो है ना, तीनों जितने भी मैंने बताया तो याद रखो, इससे ज्यादा जो है ना आप लोगों को नहीं पूछेगा। पावर सप्लाई हैज नो लोड वोल्टेज, यानी कि वी एन एल, नो लोड वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। इट्स वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू दे दिया है 100%। और ये जो फुल लोड यानी कि वी एफ एल हम लोगों को पूछ रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है 100 दिया है, 100 परसेंटाइल है, तो उसको मैं 100 परसेंटाइल को अगर कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा परसेंटेज को फैक्टर में। तो ये हमारा नो लोड वोल्टेज दिया है 12। हमको निकालना क्या है? फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। तो ये हमारा कितना हो गया बता दो? वी एफ एल इक्वल टू 12 माइनस वी एफ एल, 2 वी एफ एल इक्वल टू 12, और फुल लोड वोल्टेज इक्वल टू 6 वोल्ट। हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये बी है। 6 वोल्ट, देखो बी जो है ना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्या बोल रहा है कि रेगुलेशन ऑफ एन आइडियल रेक्टिफायर शुड बी, देखो रेगुलेशन जो है ना हमारा हमेशा जीरो होना चाहिए। रेगुलेशन क्या होता है? तो रेगुलेशन होता है कि हमारा जो है इनपुट में चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, तो वो हमारा जो है ना जीरो होना चाहिए रेक्टिफायर में। तो ये आइडियल रेक्टिफायर रेगुलेशन या आइडियल रेक्टिफायर हमारा जीरो होना चाहिए। यानी कि जैसे इनपुट में चेंज कर रहे हैं ना, तो इनपुट में चेंज करें तो हमारा डीसी लेवल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड आउटपुट। Two identical diodes are connected in a parallel circuit. Then the total output current of diode will be, देखो, टू आइडियल डायोड, ये एक डायोड हो गया और ये एक डायोड हो गया। तो ये दोनों जो है ना, मान लो इसमें है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इससे करंट फ्लो किया आई एफ वन, इससे भी करंट फ्लो किया आई एफ वन, दोनों आइडेंटिकल है तो सेम करंट होगा। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा बताओ? आई फ्लो होगा, जो कि होगा आई एफ वन प्लस आई एफ वन, यानी टोटल टू आई एफ वन। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ना आउटपुट जो है, हमारा आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट करंट जो है डायोड का, वो क्या हो गया? डबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर इज कॉल्ड ड्यू टू, देखो हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन होता है ना हमारे एम्पलीफायर में, वो हमारे एक्टिव डिवाइस के नॉन लिनियरिटी वजह से। एक्टिव डिवाइस नॉन लिनियरिटी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के नॉन लिनियरिटी की वजह से। यानी कि अगर दो ट्रांजिस्टर लगा रहे हो किसी एम्पलीफायर में, तो दोनों को जो है ना एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होता, उसमें कुछ लिनियरिटीज होती है। उसका बीटा जो होता है ना, वो दोनों सेम नहीं होता है, थोड़ा जो होता है ना बीटा में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि वो फाइनली जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। और दो मैन्युफैक्चरिंग ना अगर सेम फैक्ट्री से सेम टाइम पे सेम इन्वायरमेंट में भी किया जाए, तो वो दोनों जो है ना 100% आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ जो है
वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यानी कि हमारे जो एक्टिव डिवाइसेस में उनमें नॉन लिनियरिटीज होती है, उसकी वजह से हम लोगों को जो है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है हमारे एम्पलीफायर में। एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इंक्रीज इट्स। तो देखो जैसे नेगेटिव फीडबैक लगा दो, यानी कि आपको क्लोज लूप गेन देखो नेगेटिव फीडबैक में ये क्या होता है, ओपन लूप गेन अपॉन 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू बीटा। बीटा हमारा फीडबैक फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को क्या, कि यहाँ पे जो है हमारा, जैसे ही हम लोग क्लोज लूप गेन निकाले तो ओपन लूप गेन जो है वो, ये जो ओपन लूप गेन है वो डिवाइड हो गया किससे, 1 अपॉन एल प्लस बीटा से। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा जो है ना गेन हो रहा है डिक्रीज। गेन जो डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से गेन और बैंडविड्थ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही गेन डिक्रीज हुआ, बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नॉइस इसमें हमारा क्या होता है, नॉइस इम्यून होता है। तो नॉइस इम्यून होता है यानी कि हमारा नॉइस को देखे तो वो हमारा काफी अच्छा बिहेव करता है नेगेटिव फीडबैक। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि एम्पलीफायर इंक्रीज क्या इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा बैंडविड्थ इंक्रीज होता है। हमारा बैंडविड्थ ऑप्शन सी में दिख भी रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप का अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो क्यू एन प्लस वन, तो होता है हमारा टी एक्सॉन क्यू एन। तो यानी कि इसको हम लिखते हैं टी कम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस टी क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। हमारा ए जो है ना, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टी फ्लिप फ्लॉप को बता दिया, ये हमारा क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप का है। अब मैं आप लोगों को जेके का भी बताऊंगा। जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है ये बता दो मुझे। जेके फ्लिप फ्लॉप क्यू एन प्लस वन, तो उसका होता है जे कम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस के क्यू एन कम्प्लीमेंट। अब मुझे टी फ्लिप फ्लॉप का तो बता ही दिया। अब हम लोग बात करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप का ही बता दो। क्यू एन प्लस वन होता है एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। ये मुझे बताना, मैं 100% श्योर नहीं हुआ, आप लोग देख के बताना कि ये सही है। और उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप की अगर हम लोग बात करें, जो कि डेटा फ्लिप फ्लॉप होता है, इसका क्यू एन प्लस वन जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, डी के बराबर ही होता है। तो ये यार आप लोग याद रखना। मुझे थोड़ा ये सी इस वाले पे डाउट है, बाकी सब सही है। इस वाले पे थोड़ा देख लेना आप लोग क्या होता है। फिर जब तक पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, देखो यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट पूछा है तो सर्किट हमारा मक्स हो गया। तो मिक्स कैसे हो गया सर यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, हम लोग जो है ना नैन गेट पढ़ते हैं। तो ये देखो यूनिवर्सल लॉजिक गेट पूछता तो वो हमारा नैन गेट होता। तो लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट पूछा है तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा आंसर, मल्टीप्लेक्सर। सर मल्टीप्लेक्सर कैसे, तो देखो मैं मल्टीप्लेक्सर से तुम्हें जो है ना एंड गेट बना के दिखा, नैंड गेट बना के दिखा। तो मैं, तुम 2 क्रॉस 1 मार्क्स ले लो। ये क्या है, ये हमारा ए इनपुट डाल दो, इधर बी डाल दो, और ये जो है ना हमारा, ये हमारा सेलेक्ट लाइन हो गया, ये हमारा आउटपुट वाई हो गया। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कैसे बनेगा, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा y क्या आता है, जब हमारा s कॉम्प्लीमेंट है तो हमारा a सेलेक्ट होके आता है। अगर ये हमारा इनपुट I0 है, ये हमारा I1 है, तो अगर हमारा S1 होगा तो ये हमारा b सेलेक्ट होके आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग a कॉम्प्लीमेंट कर दे, जब s इक्वल टू 0 है तो हमारा a आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट डाल देता हूँ तो क्या होगा, अब मुझे बताओ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आउटपुट जो है ना क्या होगा। यहाँ पे आउटपुट होगा जब हमारा एस इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जब एस इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सेलेक्ट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। जब हमारा एस इक्वल टू 1 आएगा तो हमारा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट सेलेक्ट होगा, क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक नैंड गेट हुआ कि नहीं, ये हमारा नैंड गेट हो गया। और जब हमारा नैंड गेट बन गया तो नैंड गेट से हम लोग सारे गेट्स जो है ना बना सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। तो ये हमारा जो है, ये कोई गेट नहीं है, ये हमारा एक सर्किट है एक्चुअली। तो इसीलिए हमारा जो है ना मक्स एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है, ना कि एक गेट है।
तो गेट भी हमारा है। अगर इस क्वेश्चन में हमारा होता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है, तो हमारा नैंड गेट होता है। चलो, यहीं पे मैं आप लोगों से एक न्यू क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे ये बताओ, इनहिबिशन एंड एक और होता है एग्जीबिशन, होता है एग्जीबिशन। ये दोनों गेट है, इनहिबिशन गेट और एग्जीबिशन गेट। देखो, इनहिबिशन गेट क्या होता है, ये होता है इनहिबिशन गेट। एक यहाँ पे एंड लगा के, ये शायद दोनों सॉर्टेड होता है या नहीं, नहीं अलग अलग होता है, ए और बी है। ये शायद इनहिबिशन होता है। और नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये ए है और ये बी है। ये जो है ना हमारा एग्जीबिशन गेट है। यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको इनहिबिशन और एग्जीबिशन बोलते हैं। आप लोग को ये बताना है कि ये दोनों गेट जो है ना, वो यूनिवर्सल है या नहीं। ये यूनिवर्सल गेट है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए बी सी डी, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, पहले के मैप जो है ना ड्रॉ कर लेंगे। के मैप ड्रॉ नहीं भी करते हो तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन चलो के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। के मैप से काफी इजी हो जाएगा ना हमें सोल्व कर। तो चकाचक के मैप ड्रॉ कर लेंगे। मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन एक बार इस पैड पे लिख के देखो, फिर तुम्हें भी पता चलेगा ये क्या होता है। ए बी सी डी, ये क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट होता है। यहाँ से ए बी कम्प्लीमेंट, यहाँ से ए बी, इधर से ए कम्प्लीमेंट बी। वहीं पे अगर इधर देखें तो सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट डी, नहीं, सी डी कम्प्लीमेंट सी डी, सी कम्प्लीमेंट डी। तो ये है हमारा, तो ये हमारा होता है कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे देखो हमारा मीन टर्म, ये जो सिग्मा एम है ना, वो मीन टर्म डिनोट करता है। वो क्या है, 0 1 2 3 8 10। तो 0 1, मैं इसको पेंसिल करता हूँ, मेरे पास पेंसिल करने का ऑप्शन है ना भाई। तो ये हमारा 0 1 2 3 8 और 10। यहाँ पे देख लो, ये एक क्वाड ये बन रही है, चार का जो है ना, तो चार का एक क्वाड बन रहा है। और देखो एक क्वाड और बन रहा है, ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला और ये साइड वाला। ये एक दूसरा क्वाड भी है। तो हम लोग पहले पहले क्वाड में चलते हैं, क्योंकि हमारा पहले क्वाड जो है, मैं इसको अभी तक पीछे हो सकता है तो पीछे तो हो नहीं पा रहा है। चलो, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो देखो, पहले हम इस क्वाड का एक इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इधर कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इधर हम लोग को दिख रहा है, इसके इधर कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन तो एक ही रो में है, तो ये हमारा कॉमन कुछ नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर हमारा कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे हैं। अब हम लोग चलेंगे स्क्वाड में। अब हम लोग स्क्वाड में चलेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है। पहले हम लोग इस रो में देखेंगे कॉमन, और इस रो में देखेंगे कॉमन। तो हमारा क्या क्या है बताओ। इन दोनों में हमारा कॉमन दिख रहा है हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट है। अब हम लोग देखेंगे इस रो में और इस रो में कॉमन है। इस रो में क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट, एक सी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा ये जो है वाई इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं, ये भी एक क्वाड ही बनाना, तो क्वाड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर की तरफ हमारा सी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट किसी में भी नहीं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या? आप लोग बताओ। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा कोई भी जो ऑप्शन है ना, वो मैच नहीं कर रहा है। चलो, एक बार हम लोग ना नॉर्मल मेथड से बना के देखते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं। तो जीरो जो है वो सम ऑफ मीन टर्म है ना, तो जीरो का क्या हो जाता है, सम हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। जीरो वन का क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, नहीं, सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया टू का। थ्री का देखे तो हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। ये हमारा हो गया थ्री। अगर हम लोग एट का देखें, एट का हो जाएगा हमारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये एट का, नहीं ये फोर का हो गया, ये फोर का हो गया। एट का देखे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये एट का हो गया। और टेन का देखे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए का, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो एट प्लस टू टेन का हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसमें और इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अगर कॉमन लिया तो हमारा सी और सी कॉम्प्लीमेंट बच गया, जो कि वन हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो, हम लोग कॉमन लेंगे क्या, अ, हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो भाई यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये और ये। इसमें हमारा कॉमन क्या है बताओ, हमारा बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉमन है। तो हमारा क्या बच जाएगा अंदर में, बी कॉम्प्लीमेंट सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो, अगर हम लोग वैसे नहीं करें तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं। देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है ना, जिसको इसको और इसको हम लोग को सॉल्व करके इतना आया। लेकिन हम लोग जो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है, उसको दो बार भी तो लिख सकते हैं। मैं इस बार में क्या कर दे रहा हूँ, इसका हमने कुछ नहीं किया, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक बार और ऐड कर दे रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? भाई ये दोनों फिर जुड़ के तो एक ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें और इसमें हम लोगों को कॉमन दिख रहा है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। वो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, तो उसका काम हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ये और ये बच गया। तो यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास से बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है ना, वो कॉमन है। इधर बच गया ए कॉम्प्लीमेंट डी, प्लस इधर क्या बच गया, ए डी कॉम्प्लीमेंट। सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें और इसमें हम लोगों को कॉमन दिख रहा है। यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि बी डी कॉम्प्लीमेंट जो है, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। सही है क्या? मुझे हाँ सब सही तो लग रहा है, अभी तक तो सही लग रहा है सब। ये बोलूंगा हाँ, अभी तक तो सही लग रहा है। सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए डी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो अगर नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट जैसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया है तो ए कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए सी डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ गया। यहाँ से देखो कि हमारा जो है, ये डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे और इसमें से, तो हमारा क्या बचेगा बताओ, डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले रहे हैं इस बार हम लोग डी कॉम्प्लीमेंट, इस सब में से कॉमन नहीं है ना भाई, सिर्फ हम डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले रहे हैं। तो हमारा ये वन प्लस ये वो आ जाएगा, तो हमारा डी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वो बच जाएगा। कोई दिक्कत? हमें नहीं कोई दिक्कत। प्लस
ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी डी। तो यहाँ से देखो फिर से डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस आ जाएगा। तो फिर से यानी कि हमारा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट गया, और ये बच गया यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग बोलोगे सर यहाँ तक अभी तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट को बाहर ही छोड़ दूंगा और डी कॉम्प्लीमेंट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब डी कॉम्प्लीमेंट को एक बार लिख दूंगा मैं, डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। लिख सकते हो क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। यानी कि डी कॉम्प्लीमेंट को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार सिंपल डी के साथ। तो इसका तो 1 हो गया ना। तो यानी कि हमारा बचा क्या अब? हमारा बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। या इधर से देखें तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो देखो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या? बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी दिख रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी दिख रहा है। देखो ये जो है ना हम लोग को ये करके आया। आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रहा है मुझे अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आप लोग खुद से चल कर बताओ कि मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोग बताओ। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है ना ये सी वाला जो है वो हम लोगों को यहाँ तक तो है, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी आ रहा है मुझे। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ट्राइस्टेट लॉजिक डिवाइस इधर। तो ट्राइस्टेट लॉजिक डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, या तो हमारा लॉजिक स्टेट जो होता है ना, वो तो या तो हमारा लो होता है या तो हाई होता है, या ना तो लो, ना तो लो और ना ही हाई होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाई इम्पिडेंस स्टेट। हाई इम्पिडेंस स्टेट है, हम लोग बोलते हैं हाई इम्पिडेंस स्टेट। या इसको जो होता है ना मीटा स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। कौन सा? मीटा स्टेबल स्टेट। इसी स्टेट को पढ़ने के लिए हम लोग क्वांटम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मीटर स्टेबल स्टेट बोलते हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि ट्राई स्टेट लॉजिक में हाई लॉजिक होता है, लो लॉजिक होता है और हाई इम्पिडेंस होता है, लो इम्पिडेंस होता है। तो ये हमारा जो इसमें सी है जो है ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिकेड काउंटर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। डिकेड काउंटर जो होता है ना, डिकेड काउंटर क्या होता है कि जो हमारा 10 तक काउंट करे, और यहाँ पे हमारा मॉडुलो 10 काउंटर जो है ना वो भी हमारा क्या करेगा, हमारा 10 तक काउंट करता है, यानी कि 0 to 9 तक काउंट करेगा। यानी टोटल 10 काउंट के जो है ना काउंट करेगा। तो ये हमारा डिकेड काउंटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉडुलो 10 काउंटर भी बोल सकते हैं। तो देखो आज का हमारा 25 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। और ये जो है ना हमारा, आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा ये ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ये चैनल, चैनल नहीं, ये जो है ना आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम पे अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैं इसमें क्वेरी पूछना है तो ये हमारा इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आप लोग फॉलो करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेरी का आंसर देता हूँ। और ये जो है ना हमारा पुराना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग ये भी जो है ना विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो चलो ऐसे ही इसी के साथ हम लोग जो है ना इस सेशन को एंड करते हैं। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज में, और हम लोग मचाते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे प्रैक्टिस। चलो तब तक के लिए बाय बाय।